नहीं, मसला ये है कि क्या एक न्यूक्लियर स्टेट उस पोजीशन में जा सकता है जिस पोजीशन में हमें ले जाया गया है, हम पहुंच गए हैं। कल बांग्लादेश को 4.7 बिलियन की इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है आईएमएफ से, और हमें 650 मिलियन डॉलर के लिए हम नाक रगड़ रहे हैं। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग क्रैश कर चुकी है, तो वो अब डिफॉल्ट होगी कि नहीं होगी। आज इस डिबेट में आप देखोगे इमरान खान का के समय का एक फाइनेंस एक्सपर्ट जो पाकिस्तान में इमरान खान का चमचा है, वो कैसे कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट जरूर होगा। क्योंकि आज ये पॉलिटिकल नेता सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ चाह रहे हैं तो वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जल्द से डिफॉल्ट हो जाए ताकि ये पॉलिटिकल फायदा हम उठा सके और वापस कुर्सी पे बैठ सके। जबकि पिछले 4 से 5 साल का जो बैड गवर्नेंस पाकिस्तान को इमरान खान की हुकूमत ने दिया था, उसका अभी भरपाई पाकिस्तान की हुकूमत ये नई वाली कर नहीं पा रही है। जबकि दूसरी तरफ आईएमएफ की जो शर्तें हैं वो कैसे उन शर्तों पे विधवा विलाप पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फाइनेंस एक्सपर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक दो इसमें दो से तीन फाइनेंस एक्सपर्ट बैठे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालातों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पॉवर्टी लाइन से नीचे बहुत लोग चले जाएंगे और जो तनख्वाहें हैं वो 2-3% कम होंगी और जो कीमतें हैं वो 10-15% बढ़ेंगी इसकी खाने पीने की। तो फिर देखिए सूरत हाल तो बहुत मुश्किल है। अभी जो लोग बात कर रहे थे ये एक हकीकत है और इस चीज़ से कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल बयान दिया कि बियॉन्ड इमेजिनेशन शराइत है, बेसिकली बियॉन्ड इमेजिनेशन शराइत नहीं थी। मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी चीज़ का जिक्र किया था कि बेसिकली आईएमएफ की जो शराइत हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए प्राइम मिनिस्टर लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। कि वजह उसकी ये है कि आईएमएफ अपनी पोजीशन से किसी भी जगह से बाय एंड लार्ज पीछे नहीं हट रहा। कुछ छोटी मोटी चीज़ों उन्होंने आपकी माननी भी है, बट जो मेजर इशूज़ हैं वो उसके ऊपर खड़ा हुआ। तो उसका रिजल्ट क्या है, जो कल इन्होंने खुद वजारत ख़जाना ने आईएमएफ को बताया कि महंगाई की शरह औसतन 29% रहेगी। टारगेट जो जब ये माली साल शुरू अभी जून में ही हुआ था, पिछले साल 7 माह पहले की बात है, तो टारगेट इन्होंने 11 से 12% रखा था। उस वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं 11-12 तो नहीं होगी, 18 से 20% महंगाई की शरह होगी। तो खुद ये बता रहे हैं कि 29% अब इन्फ्लेशन होगी। ये एवरेज रेट है। इसके अंदर हर वो चीज़ छुप जाती है जिसमें इस वक्त मार्केट के अंदर जो प्याज की कीमत है वो 560% ज़्यादा है। वो 560% भी 29% में छुप जाता है। तो लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी और ऐसे वक्त में जब महंगाई की शरह आपकी इस हद तक स्पीड से बढ़ रही है, आपकी जो तरक्की की शरह है वो इन्होंने जो आईएमएफ को बताया वो 1.5 से 2% रहेगी। पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4% है। तो जब आपकी जिस रफ्तार से आपकी आबादी बढ़ रही है उससे कम रफ्तार से अब तरक्की की शरह होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, आपकी जो बाकी जो आपके मसाइल हैं, गुर्बत, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मसला इन सरकारी दादोशुमार के साथ ये होता है, ये एवरेज आउट करते हैं हर चीज़ को, ये पूरी पिक्चर नहीं करते। हर घर की कहानियाँ मुख्तलिफ होगी, हर घर में मसाइल होंगे। जो बहुत ज्यादा इनकम लेवल जिनके हैं जिसमें उनके लिए तो उनकी सेविंग्स तो कम होंगी, उनको शायद उस तरह प्रॉब्लम नहीं होगी, उनकी सेविंग्स कम होंगी जी, बट और जो नीचे वाले हैं उनके लिए वाकई तो 2 वक्त की रोटी वो पिस जाएगा। अब मुझे कल मैं क्यू ब्लॉक में पिछले हफ्ते खड़ा हुआ था, तो इसी हफ्ते तो मुझे एक बंदे ने बताया कि उसने खुद F7 सेक्टर जो पोय सेक्टर है वहां पे एक वजारत खजाना के नायब कासिद को भीख मांगते हुए देखा अपनी बच्ची के साथ। तो ये किसी हम छोटे शहर की किसी और जगह की बात नहीं करते, वजारत खजाना का नायब कासिद भीख मांग रहा है। तो ये चीजें डिपिक्ट करती हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर ये नहीं करते हम जो आईएमएफ हमसे कह रहे हैं, आप कह रहे हो करना तो मजबूरी थी, करना मजबूरी थी, तो फिर शबर जैदी साहब आपने लिखा भी है, कहा भी है कि इस तरह से आप अपना जो खर्चा है उसको कम करें तो फिर हालात आम शहरी के लिए बेहतर हो सकते हैं, जो कि वगरना पॉवर्टी लाइन के नीचे जाएगा। तो आपको कुछ आसार नजर आ रहे हैं? देखिए नसीम ज़ेहरा साहब, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। देखिए मैंने शहबाज राना की बात सुनी, ये मुझे बड़ा पढ़ा लिखा सा आदमी लगता है, मैं एक बड़ा जाहिल सा आदमी हूँ। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी ये पॉवर्टी लाइन ये वो। देखिए सिंपल सी बात ये है, बड़ी सिंपल सी बात ये है कि हम फॉरेन करेंसी डिफॉल्ट की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
हमारी कंट्री वर्केबल नहीं है। इसको हम अब ये इकोनॉमिक्स की थ्योरियां जो बात पेश कर रहे हैं इनको भूल जाएं। ये इस पे टाइम जाया नहीं करें, क्यू ब्लॉक के आसपास जाने में टाइम जाया नहीं करें। ये बेकार की बातें चल रही हैं कि ये तो बातें मैं पिछले 25 साल से सुन रहा हूं, और मेरा स्टेटमेंट आप हमेशा से सुनती रही है कि ये मुल्क जिस तरह से चलाया जा रहा है इस तरह से नहीं चल सकता। मैं पिछले हफ्ते कैपिटल में था, मुझे शहबाज राना भी मिला था। मैंने वहाँ पर ये कहा था, कुछ रिटायर्ड जर्नल्स को मैंने खिताब किया था इकोनॉमिक बैटर के ऊपर। तो मैंने वहाँ ये बात कही थी कि हमारी जान इस्लामाबाद से छुड़ा दें, हम पार्टली इस्लामाबाद से और पार्टली पिंडी से छुड़ा दें, हम पाकिस्तान को चला के दिखा देंगे। इस शक्ल में पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये जो खेल हो रहा है ये बेकार की बात है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप मुझे ये सुना दें कि जी महंगाई आ रही है। ये ऐसे क्लिप मैंने बड़े सुने जिंदगी में, और ये भी मैंने बड़ा सुना है कि 2% और 3% और आधा % और 2%। ये सब बेकार की बातें हैं। ये कंट्री वर्केबल सोल्यूशन में नहीं है और किसी के पास इसका रास्ता नहीं है, और हमारे अंदर आपस में साथ बैठने की सलाहियत नहीं है। सीरियस ट्रस्ट गैप है। मैंने जाती तौर पर इस ट्रस्ट गैप को ब्रिज करने की कोशिश की है। मैं उसी के लिए इस्लामाबाद गया था, मैं पिंडी भी गया था, और मैं हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ये हमारे बस का काम नहीं है, और हम जीरो बेस से स्टार्ट करके इसको आगे लेके चले। IMF अगर कर भी देता है सारी बातें, IMF की शर्तें मैं मान भी लेता हूं, सारी शर्तें मान लेता हूं, उसके बाद भी पाकिस्तान 2024 में डिफॉल्ट में चला जाएगा। ये मेरी बात आप लिख लें। आप ये सारे फर्रुख सलीम साहब भी और शहबाज राना साहब भी ये मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते थे। अब ये सारे कहते हैं जो मैं कहता था, जो मैंने पहले कही थी। और तो आज भी मैं जो कह रहा हूं, आप मेरी बात को गौर से सुन लें। मैं थोड़ा सा बड़ा बेपढ़ा लिखा सा इंसान हूं, मगर मेरी अरिथमेटिक गलत कभी नहीं होती। तो मैं आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन, जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, फौज और IMF जब तक नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान को आप इस दलदल से नहीं निकाल सकते। मसला गरीब आदमी का नहीं है, वो तो पिसेगा ही। मसला यह है कि क्या एक न्यूक्लियर स्टेट उस पोजीशन में जा सकता है जिस पोजीशन में हमें ले जाया गया है, हम पहुंच गए हैं। कल बांग्लादेश को 4.7 बिलियन की इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई है IMF से, और हमें 650 मिलियन डॉलर के लिए हम नाक रगड़ रहे हैं। तो अगर हमें आज भी समझ नहीं आ रही तो फिर हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। जो बार बार बात करता है शहबाज अल्लाह क्यू ब्लॉक की, इसको क्यू ब्लैक को बंद कर दें, ताला लगा दें इसमें। इनके बस का काम नहीं है। जी शहबाज ज़ैदी साहब, आप मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों की दिल की बात कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे आपकी फंडामेंटल ट्रूथ आप पेश कर रहे हैं, लेकिन शहबाज राना को सलाम है कि क्यू ब्लॉक की जो वो खबरें हैं सही लेके बाहर आते हैं। जब तक आपकी हुक्मरानी आपकी जब तक हुक्मरानी नहीं है तो क्यू ब्लॉक जो कर रहा है उस पर तो नजर रखनी है सर। आपकी बात दुरुस्त है। आई डोंट तो फिर चले वो उसे हैसियत क्या है, की हैसियत शहबाज राना से कहते हैं कि क्यू ब्लॉक की बजाय वो फर्गसन चले जा करें, वहां की खबर लेके आया करें। चले जी, बट लेट मी गो टू फर्रुख सलीम साहब। जी फर्रुख सलीम साहब। देखिए नसीम, दो तफरीक कर ले दो सबसे बड़े चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स। अवाम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई का है। आपने भी उसका जिक्र कर दिया, आपने अवाम के जो तासुरात हैं वो भी सुना दिए। हुकूमत का जो सबसे बड़ा इशू है वो डॉलर्स की किल्लत। तो इस वक्त रियासत के अंदर दो सबसे बड़े इशूज हैं। महंगाई 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और हुकूमत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डॉलर्स की संगीन, खौफनाक, शदीद किस्म की किल्लत, जिसका अभी ज़ैदी साहब ने भी कहा कि शायद वो डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं डॉलर ऑब्लिगेशंस के ऊपर। अच्छा, एग्जाम्पल्स हमारे पास नसीम दो हैं। एक श्रीलंका है और एक बांग्लादेश का, जिसका भी जिक्र किया। श्रीलंका के पास $2 अरब के जखायर पड़े थे
जब वो डिफॉल्ट हो गया था, और डिफॉल्ट होने के बाद फिर वो आईएमएफ के पास चला गया। तो या तो ये चॉइस है कि डिफॉल्ट हो जाएं और फिर आईएमएफ के पास चले जाएं, जाना आईएमएफ के पास ही पहले या बाद में। बांग्लादेश ने क्या अक्लमंदी की कि उनके जब 40-45 अरब डॉलर के जखायर थे फॉरेन एक्सचेंज के, और वो कुछ महीनों में गिर के आए हैं कहीं 33 अरब में, तो वो फौरन आईएमएफ के पास चले गए। आप अंदाजा कीजिए 33 अरब डॉलर के जखायर बांग्लादेश के पास आज भी मौजूद है, उसके बावजूद वो आईएमएफ के पास चले गए। तो पाकिस्तान के लिए अगर हमने कोई सबक सीखना है तो ये दो ममालिक हैं। श्रीलंका वाला काम करना है तो पहले डिफॉल्ट कर लें और फिर आईएमएफ के पास चले जाएं। बांग्लादेश वाला काम करना है, उसमें हम लेट हो गए, तो फिर यह है कि जैसे ही आपके जखायर गिरना शुरू हुए थे, जो हमारे गिरना शुरू हुए थे अगस्त 2021 में, कोई 20 अरब डॉलर के जखायर थे, और उस महीने के बाद मुसलसल हर महीने गिरते चले गए। अप्रैल के महीने तक जब नई हुकूमत आई थी तो वो 10 अरब से कम रह गए थे, और आज हम बैठे हैं 3 अरब पे। तो ये काम हमें करना चाहिए था अगस्त 2021 में, जो आज हम करने चले हैं। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है। अच्छा, दूसरा देखिए, जो माशी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो किसी अकाउंटेंट के सामने रख दिए जाएं तो फिर वो हाल होता है जो पाकिस्तान का हुआ है। देखिए, सितंबर के महीने में हमने ये डिसाइड किया था कि इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स बहुत कम है, तो इंपोर्ट को काट देते हैं, इंपोर्ट को खत्म करना शुरू कर देते हैं, रुपए की एक मसनूई वैल्यू जो है वो सामने रख लेते हैं। तो अकाउंटेंट तो यही करेगा। अगर आप कहें कि मुल्क की इंपोर्ट जो है वो 75 अरब की है और एक्सपोर्ट जो है सिर्फ 31 अरब की है, तो उसका सोल्यूशन अगर आप अकाउंटेंट